हेलो दोस्तों, आज हम आधा शर्मा की बस्तर द नक्सल स्टोरी मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत आधा शर्मा उर्फ आईपीएस नीरजा भार्गव से होती है, जिनके ऊपर अदालत में निर्दोष आदिवासियों को फेक एनकाउंटर में शामिल करने, नक्सली गतिविधियों की आड़ में अपना मिशन पूरा करने और इन आरोपों को उनके ऊपर थोपने वाली फेमस राइटर वान्या राय के खिलाफ षड्यंत्र रचने का केस चल रहा होता है। आगे बस्तर के गाँवों को दिखाया जाता है जहाँ पूर्ण रूप से नक्सलियों का राज होता है। उन गांव में नक्सलियों का सख्त आदेश होता है कि कोई भी व्यक्ति वहां न तो राष्ट्रगान गा सकता है और न ही राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी 15 अगस्त के दिन गांव के लोग तिरंगे को फहरा देते हैं। और जब इसकी सूचना नक्सलियों को मिलती है तो वे उस व्यक्ति को परिवार समेत नक्सली सरगना लंका रेड्डी के शिविर में लाते हैं, जहां उस परिवार के मुखिया मिलिंद की तिरंगा फहराने के जुर्म में नक्सलियों का सरदार उसके शरीर को 32 टुकड़े में बेहद क्रूरता से काट देता है और उसके बेटे रमन को जबरदस्ती अपने गिरोह में शामिल कर लेता है तथा उस व्यक्ति के लाश के टुकड़ों के साथ उसकी पत्नी रत्ना को उसके गांव में भेज देता है कि जिसे देखकर आगे कोई भी व्यक्ति ऐसी गलती करने की साहस न करे। अपने पति की नृशंस हत्या से दुखित होकर उसकी पत्नी रत्ना लंका रेड्डी से बदला लेने का फैसला करती है और फिर उसकी मुलाकात आईपीएस नीरजा से होती है, जो पूरी घटना को जानने के बाद रत्ना को एक स्पेशल पुलिस टीम में शामिल करती हैं। चूंकि नीरजा प्रेग्नेंट होती हैं और यह खबर उनके डिपार्टमेंट में किसी को भी नहीं होती है, इसके बावजूद भी वो बस्तर के नक्सलियों का डटकर सामना करती हैं और नक्सलियों के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन मतलब नक्सलियों के मेन लीडर नारायण वांगची को पकड़ने की कोशिश में कामयाब होती हैं। मेन लीडर के पकड़े जाने के बाद नक्सली एकदम से बौखला जाते हैं और धोखे से स्कूल में सो रहे सीआरपीएफ के लगभग 76 जवानों को बेहद क्रूरता से जिंदा जला देते हैं, जिसका मुख्य कारण आईपीएस नीरजा को डीजीपी और होम मिनिस्टर के द्वारा बैकअप का न मिलना होता है। आगे दिखाया जाता है कि देश की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज भी नक्सलियों के पक्ष में होती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वास्तव में नक्सलियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत एएनयू से होती है। 76 जवानों की दर्दनाक हत्या होने के कारण नीरजा के ऊपर जांच बैठ जाती है, जिसमें नीरजा को होम मिनिस्टर समेत बड़े ऑफिसर के सामने पेश किया जाता है, जहां काफ़ी बहस होने के बाद नीरजा होम मिनिस्टर को ही इन सब का जिम्मेदार ठहराती है और जिस कारण होम मिनिस्टर गुस्सा होते हुए अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं और उसी क्षण नीरजा को सस्पेंड करने का फैसला लेते हैं। चूँकि यह सब नीरजा का ही प्लान होता है और वो इन बातों को रिकॉर्ड कर लेती है, जिसके बाद होम मिनिस्टर उसको सस्पेंड भी नहीं कर पाते हैं और होम मिनिस्टर नीरजा के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं। और अब नीरजा खुलकर पूरी स्वतंत्रता के साथ नक्सलियों का सामना करने के लिए कमर कस लेती है और सीआरपीएफ के जवानों और स्पेशल ऑफिसर्स के साथ प्लान बनाती है कि हम नक्सलियों के ऊपर 4-5 तरीकों से वार करेंगे, जिसके बाद नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान काफ़ी नक्सली और जवान भी मारे जाते हैं। मुठभेड़ के दौरान नीरजा को गोली लग जाती है, तुरंत ही उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, जहाँ की उनका बच्चा उनके पेट में ही मर जाता है, लेकिन नीरजा सुरक्षित बच जाती हैं। दूसरी तरफ नीरजा कोर्ट में केस हार जाती हैं और नक्सलियों के लीडर नारायण वांगची को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। साथ ही साथ कोर्ट यह भी आदेश करती है कि बस्तर से स्पेशल पुलिस फोर्स को हटा लिया जाए। यह सब होने से एक बार फिर से नक्सली पावर में आ जाते हैं और दिन दहाड़े वहां के नेता को गोलियों से बीच रास्ते में छलनी कर देते हैं। दूसरी तरफ सीआरपीएफ के जवान एक स्पेशल ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों के सरगना लंका रेड्डी को ढूंढकर उसकी हत्या कर देते हैं। दूसरी तरफ आईपीएस नीरजा पर फिर से इंक्वायरी बैठ जाती है, जहां नीरजा के दिए गए बयानों के आधार पर उसके ऊपर से सारे कोर्ट केस को हटा दिया जाता है, लेकिन नीरजा का बस्तर से नक्सलियों का सफाया करने का सपना अब भी अधूरा ही रह जाता है। लेकिन फिर भी नीरजा बस्तर जाने के लिए एक बार फिर से दृढ़ संकल्पित हो जाती है और मूवी यहीं एंड हो जाती है। धन्यवाद।